हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं और अच्छे से अपनी जनवरी एग्जाम की प्रिपरेशंस भी कर रहे हैं। एग्जाम बहुत पास आ गए और सिर्फ लास्ट के 60 डेज बाकी हैं। लगभग लगभग 60 दिन आप कह सकते हो। एंड आपको अपनी जो पीक है, जो आपकी सबसे बेस्ट वर्जन है, अब वहां पे यहाँ आपको परफॉर्म करके दिखानी है। ये 60 दिन बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं बिकॉज आपने पिछले 8-9 महीने में क्या किया है, उन सबका क्रक्स इन 60 दिनों के अंदर आने वाला है। इसलिए एक बहुत अच्छा रिवीजन का प्लान यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। आज की क्लास में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि सर लास्ट 60 डेज में हमें हमारे एडवांस अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना है, जो कि हमारा एक 100 मार्क्स का पेपर है ग्रुप 1 में। एक चीज याद रखना, सीए इंटरमीडिएट में आपको अपने इंटर को क्लियर करने के लिए 2 पेपर में सबसे अच्छा स्कोर करना पड़ता है। दोनों ही प्रैक्टिकल पेपर है। ग्रुप 1 में आपका एडवांस अकाउंट एंड ग्रुप 2 में कॉस्टिंग। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी पेपर में नंबर आते नहीं है, बट ये 2 पेपर ऐसे हैं जहां पे अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ टारगेट करोगे तो आप इजीली 70 to 80 मार्क्स अचीव कर सकते हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन दोनों में अच्छा स्कोर करो, बिकॉज यही आपके इंटर को क्लियर करवाने में हेल्प करते हैं। आज की क्लास में हम एडवांस अकाउंट का जो स्टडी प्लान क्या रहना चाहिए लास्ट 60 डेज के लिए वो डिस्कस करने वाले हैं। देन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कॉस्टिंग के लिए बताऊंगा कि कैसे हम 60 दिन में उसको कवर अप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे पास जो सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस है, सारे एएस हम उसमें पढ़ते हैं और 4-5 अलग से चैप्टर भी हैं जो हम पढ़ते हैं। पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें अलग अलग टॉपिक की जो वेटेज रही है उसके हिसाब से मैंने 3 कैटेगरीज बनाई है, जिससे आप अपने जो एफर्ट्स हैं उनको प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट कर सको, अपोर्शन कर सको। सबसे पहली है कैटेगरी ए। ये जो कैटेगरी ए मैंने बनाई है यहाँ पे, ये एग्जाम में रफली 60 से 70 मार्क्स की वेटेज रखती है। इवन कुछ अटेम्प्ट में उससे भी ज्यादा चली गई थी, बट आप रफली मान के चल सकते हो कि 60 to 70 मार्क्स की वेटेज रहती है। और इसमें आपके जो की टॉपिक्स कवर होते हैं वो कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अमलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, बायबैक, ब्रांच अकाउंटिंग और कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप कहोगे सर ये तो सारे बड़े बड़े टॉपिक आपने कवर कर दिए। बिल्कुल, एग्जाम में भी वेटेज ऐसे ही रहती है। आपके जो इतने सारे एएस आप पढ़ते हो इनमें ज्यादा टाइम लगता है इन कंपैरिजन टू दीज टॉपिक्स, बस इन टॉपिक की वेटेज बहुत ज्यादा है। तो इन एनी केस आपके ये सारे टॉपिक तो एकदम 100% परफेक्टली तैयार होने चाहिए। इनमें तो कोई कमी आपकी होनी ही नहीं चाहिए। देन बी कैटेगरी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज मुझे लगता है मार्क्स के हिसाब से 20 से 30 नंबर के एग्जाम में रहती है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एएस है, लाइक एएस 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, देन एएस 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एएस 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, एएस 16, देन एएस 9, 19, 20, 26 और 29। ये कुछ इंपॉर्टेंट एएस है, कॉन्सेप्चुअल एएस है। मुझे लगता है इनकी वेटेज भी एग्जाम में 20 to 30 मार्क्स की रहती है। अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम में पेपर को उठा के देखोगे तो ऐसा नहीं कि जरूरी है कि आपको वो 20 से 30 मिले ही मिले, बट ये मेरा एक एक्सपीरियंस कहता है कि ये कुछ एएस ऐसे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड बाकी सारे एएस के कंपैरिजन में। एंड कुछ एएस हैं जो मैंने सी कैटेगरी में डाले जिनकी वेटेज 10 से 15 की है। हालांकि एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट में ऐसा भी हो सकता है कि यहां से 25 नंबर का भी एग्जाम में पूछा जा सके, बट ये एक एस्टिमेशन है जो मैं आपको पास्ट कुछ अटेम्प्ट्स के हिसाब से समराइज करके दे रहा हूं। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एएस हैं, लाइक एएस 1, 4, 5, 7, 11, 12, 15, 17, 18, 22, 24, 25 और 28। तो ये आपके 3 कैटेगरीज हैं ए बी सी। मैंने इस सिलेबस को इस कैटेगरी में इसलिए बांटा है बिकॉज अब आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारा मेन फोकस कहां है। हमें सबसे ज्यादा फोकस जो रखना है वो है कैटेगरी ए। यहां कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने ना किया हो। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो शायद आपको मुश्किल लगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें स्किप कर दोगे, बिकॉज ये वो टॉपिक है ही नहीं जिन्हें आप स्किप कर सको। एग्जाम के लिहाज से सारे 8 से 10 नंबर की वेटेज रखने वाले टॉपिक हैं एंड आपको ये करने ही हैं एंड विद सफिशिएंट प्रैक्टिस। इसलिए सबसे पहला काम, आप जब अपने एडवांस अकाउंट की रिवीजन करने बैठे हो, चाहे आपने सितंबर में एग्जाम दिए थे और क्लियर नहीं कर पाए हो या आप जनवरी में फ्रेश अटेम्प्ट देने वाले हो, इन दोनों केसेस में सबसे पहले आपका कैटेगरी ए सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें आपके जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बहुत सारे बच्चों ने +1-2 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एंड ये टॉपिक इतना मुश्किल भी नहीं है रिलेटिवली। अपने सिंगल एंट्री वाला अकाउंट्स वाला किया है, कुछ कुछ पोर्शन हमने काफी पहले पढ़ा भी हुआ होता है, तो इसलिए मैंने इसको रिलेटिवली सिर्फ 2 दिन दिए। लेकिन 2 दिन देने का रीजन भी ये था कि इससे आता हर बार एग्जाम में जरूर है। ये आप फ्री के नंबर मान सकते हो, हमें इसे मिस नहीं करना। सफिशिएंट प्रैक्टिस आपको करनी है। देन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड बायबैक, 2 छोटे टॉपिक है।
इन दोनों को आपको मिला के 2 दिन में रिवाइज करना ही करना है। आपको थोरोली प्रैक्टिस करनी है। मैं ये जो टाइम दे रहा हूं, आप में से कुछ को लग रहा होगा सर ये तो बहुत ज्यादा टाइम है, मैं ये मान के आपको ये टाइम दे रहा हूं कि आप साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने वाले हो। ऐसा नहीं कि आप सुबह से लेकर रात तक अकाउंट्स ही पढ़ रहे हो। तो मैं ये मान के कि आप एडवांस अकाउंट को डेली 4-5 घंटे दे रहे हो, ये मानते हुए आप 5 घंटे दे रहे हो, 6 घंटे दे रहे हो, ये मानते हुए मैं आपको टाइमलाइन बता रहा हूं। नेक्स्ट, आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स वाला टॉपिक भी 2 दिन में पूरा कवर अप करना है। अमलगमेशन 2 दिन में हो जाना चाहिए। कंसोलिडेशन, जिसमें 3 एएस है बेसिकली, यूजुअली बच्चे सिर्फ और सिर्फ एएस 21 कवर करते हैं, सब्सिडरी का कंसोलिडेशन, बट मैं आपसे कहूंगा एएस 23 और 27 को जरूर कीजिए। उसमें बहुत थोड़े से टॉपिक हैं और वहां से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फिर वो फ्री के नंबर जैसा होता है। इसलिए आपको तीनों एएस 21, 23 और 27 कवर अप करने हैं, तो इसलिए आपको इसमें 3 दिन समय लगा सकते हो। एंड लास्टली ब्रांच अकाउंटिंग, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट पिछले 2-3 अटेम्प्ट से सिर्फ 5-6 नंबर का काम वहां से आ रहा है और वो भी आसान वाला पोर्शन आ रहा है, बट दैट डजंट मीन कि हमें इसे ड्यू टाइम नहीं देना चाहिए। अगेन ब्रांच अकाउंटिंग बड़ा टॉपिक है, हमें 3 दिन में इसको अच्छे से रिवाइज करना है। तो रफली 14 से 15 दिन आप इस पूरे के पूरे जो है कंटेंट को रिवाइज करने के लिए अच्छे से लगा सकते हो। और जब मैं कह रहा हूं रिवाइज, तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, आपको थोरो प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए आप अपने जिस भी ऑथर की बुक यूज कर रहे हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कम से कम पिछले 3 आरटीपीस को कवर अप करना है एंड सिमिलर वे में पिछले 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी आपको कवर अप करना है। इतना तो मिनिमम आपको करना ही करना है, सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। एंड जब मैं प्रैक्टिस की बात करता हूं, बहुत सारे बच्चों को लगता है सर हमने आंसर्स रीड कर लिए, क्या वो प्रैक्टिस होती है? नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं। तभी आप ब्लैंक हो जाते हो एग्जाम में जब करने बैठते हो, बिकॉज आपने सिर्फ चीजों को पढ़ा था, एक काइंड ऑफ रटा था, आपने उसके प्रोसेस को तब तक नहीं समझा जब तक आपने उसे नोटबुक पे करके नहीं देखा है। तो ये आपको जरूर करना है। फर्स्ट पॉइंट, पहला पार्ट आपका यही है। जैसे आप कैटेगरी ए पूरी करोगे, आप ये मान के चल सकते हो कि अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो एटलीस्ट 50 मार्क्स का काम आपने सिक्योर कर लिया, एटलीस्ट 50 नंबर का काम आपने कर लिया। अब आते हैं हमारे एग्जाम्पशन वाले पोर्शन पे, जो कि कैटेगरी बी को कवर करने के बाद होगा। इसमें जो टॉपिक है AS2, 9, 20 और 29, ये आपको 2 दिन में करने हैं। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री थोड़ा सा प्रैक्टिकल टॉपिक है, AS20 भी प्रैक्टिकल है, उसी के साथ AS9 और 29 ये दोनों थ्योरेटिकल है। तो मैंने कॉम्बिनेशन इस टाइप से बनाया कि आप प्रैक्टिकल थ्योरी करोगे, जिससे आपको एक चीज एक साथ नहीं करनी पड़ेगी। तो मोरलेस 2 दिन में आप इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। देन AS10 और 26 एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग के बारे में बताता है, तो दूसरा इंटेंजिबल। इनको साथ में ही करना, बिकॉज काफी हद तक बहुत सारी चीजें कॉमन है। आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल व्यू मिलेगा जब आप दोनों टाइप की फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग सीख जाओगे। तो यहाँ पे आपको 1 दिन लगाना है। देन AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, अगेन उसमें से क्वेश्चंस बड़े भी आ सकते हैं, तो 1 दिन में आपको इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एंड देन AS16 और 19 को भी आप 1 दिन में प्रैक्टिस करोगे। तो रफली 5 डेज में आपकी कैटेगरी बी पूरी हो जाएगी, जिसके बाद ऑलमोस्ट आप एग्जाम में 80 to 90 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो। जहां से अच्छे से कर रखा हो तो 60 to 70 मार्क्स मुझे लगता है आप आराम से अचीव कर सकते हो। अब इसके बाद अगर आपको लगता है कि सर हमें दूसरे सब्जेक्ट की भी रिवीजन करनी है, कुछ सब्जेक्ट हमारे बहुत वीक हैं जहां हम 40-50 भी स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको कहूंगा आप चाहो तो सी कैटेगरी को एक बार स्किप भी कर सकते हो। हालांकि ये रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये सिर्फ तभी करना है आपको अगर आपको लगता है कि किसी पेपर में हम 40 भी स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो वो ज्यादा जरूरी है। रादर देन आप अकाउंटिंग में 80-90 स्कोर करने के लिहाज से जाओ, आपको ये भी जरूरी है कि आप सारे पेपर में एटलीस्ट 40 to 50 स्कोर कर रहे हो। तो इसलिए अगर आपको ऐसी सिचुएशन लग रही है तो आप सी कैटेगरी को स्किप कर देना, अदरवाइज सी भी करनी है, छोड़ के कुछ नहीं जाना। बिकॉज ये वेटेज का पता नहीं है, इसे कब बाउंसर लगाए और पता चले कि सारा पेपर ही सी कैटेगरी से बना दिया गया, फिर कहोगे कोई आशीष सर थे यूट्यूब पे उन्होंने बताया था ऐसे ऐसे, फिर मुझे गालियां दोगे कमेंट बॉक्स में। इसलिए पहले ही कह रहा हूं, कैटेगरी सी भी आपको कवर करनी है अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही है जहां पे आप किसी पर्टिकुलर पेपर में 40 भी स्कोर नहीं कर पाओगे। तो अब सी कैटेगरी में जितने भी एएस हैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में कवर अप करने। आपको कोशिश करनी है कि 5 दिन में कवर अप करने। बी कैटेगरी हो या सी कैटेगरी हो, इसके लिए आप अगर ऑथर की बुक और PYQ कर लेते हो तो काफी है। आरटीपी के लिए अगर टाइम बचता है तो कर लीजिएगा, वरना कोई ऐसा बहुत जरूरी नहीं है। बिकॉज ये ऐसे टॉपिक है जिनमें से रिपीटेड क्वेश्चन से ही आते हैं बार बार, और वो आप आराम से अपने ऑथर बुक से और PYQ में भी कवर अप कर सकते हो। बट याद रखना, जब हम सी कैटेगरी करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ऊपर ऊपर से नोट्स को पढ़ना है और जल्दी जल्दी से मेन की क्वेश्चंस को पढ़ना है, कवर अप करना है। तो 5 दिन में आपका ये रिवीजन हो जाएगा।
तो मोर और लेस ये आपका एक 25 दिनों का जो है रिवीजन पैटर्न है, इसमें 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर आप स्टार्ट करते हो तो मोर और लेस नवंबर एंड तक आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। फिर दिसंबर में आपका ये फोकस रहेगा, जैसे ये रिवीजन पूरी होती है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 5 दिन का गैप लेके क्विक रिवीजन देके पूरे सिलेबस की एक मॉक भी ट्राई करके देख सकते हो। एटलीस्ट एक बार आप जरूर करके देखना, सो दैट आपको ये आइडिया लग जाए कि हमारी स्पीड की क्या दिक्कत है या स्पीड हमारी सही है भी या नहीं। क्योंकि मैंने देखा है एडवांस अकाउंट में यही होता है, बच्चों को एग्जाम पूरा आता है बट बच्चे जो है वो पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। पेपर करने बैठेंगे, उन्हें लगेगा कि बहुत टाइम है, धीरे धीरे करेंगे, बिकॉज पहला पेपर होता है तो बच्चों को लगता है बहुत अच्छे से लिखेंगे। 1 घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है, तब लगता है यार टाइम तो बहुत निकल गया, पेपर थोड़ा सा ही हुआ है, तब वो पैनिक करते हैं और फिर गलतियां भी करते हैं। इसलिए स्पीड के लिए आपको एक मॉक जरूर करके देखना है, आप अपनी स्पीड को मैच करोगे सो दैट कि आप पेपर पूरा कर सको। देन उसके बाद आप अपनी जो भी कमियां हैं उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगेन बता रहा हूं, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस कीजिए। 4 या 6 रिवीजन से कुछ नहीं होगा, रिवीजन चाहे 2 हो जाए, इफेक्टिव हो जाएंगी तो आप अपने आप अपना रिजल्ट सुधार लोगे। मेरी सीए फाइनल में ऑल इंडिया 7th रैंक थी और मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एक ही सिंगल रिवीजन की थी और एक एग्जाम के दिन डायरेक्टली पढ़ा था, बट स्टिल मैंने 7th रैंक ली बिकॉज मेरा एक ही फोकस था कि भाई नंबर की जगह क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। मैं 6 बार रिवीजन करने की बजाय 2 बार इतनी अच्छे से करूंगा कि वो चीजें अपने आप ही अच्छे से कवर हो जाएंगी। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो बच्चों के रहते हैं एक बार उनको भी देख लेते हैं, जो मैंने बहुत बार देखा है बच्चों के माइंड में राइज होते हैं। पहला, कई बच्चे सोचते हैं जिन्होंने मे बी शायद अटेम्प्ट दिया हो और क्लियर ना हो पाए हो, तो उनके माइंड में आता है सर फास्ट ट्रैक बैच या यूट्यूब रिवीजन वीडियोस लगाने की कोई रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, सबसे पहली बात, अकाउंट्स प्रैक्टिकल पेपर है, जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी क्लियर होगा। ये उस मैथ के जैसा है, तो देखने में बड़ा आसान लगता है, जब पेन लेके बैठते हैं तब लगता है यार ये सॉल्व ही नहीं हो रहा, टीचर तो बड़े आसानी से सॉल्व कर रहे थे। इसलिए प्रैक्टिस ही है जो की होगी आपकी सक्सेस की इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। हाँ, अगर कुछ टॉपिक आपके कवर अप नहीं हुए तो आपको यूट्यूब पे अगर क्लासेस मिल जाती है वहां से आप कवर अप कर सकते हो, बट अगेन फास्ट ट्रैक बैच के लिए या किसी अदर रिविजनरी क्लासेस के लिए कंप्लीटली जाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। ये टाइम आपकी सेल्फ स्टडी का है। अगेन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा। दूसरी बात, क्या सर हमें सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने या कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ छोड़ के रैंडमली करके देख लें? तो पहली बात, अगर आप कैटेगरी ए की बात करो तो कुछ भी नहीं छोड़ना। मैं आपको कहूंगा सारे क्वेश्चन सिक्वेंशियली करने हैं। हाँ, एक क्वेश्चन अगर रिपीट आता है फिर नहीं करना, अदरवाइज आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत सिंपल है, 4 क्वेश्चन ऐसे ऐसे हमने किए हैं, थोड़ा सा ही फर्क है, आप उसको ऊपर से रीड कर लो, बट स्किप नहीं करना। कैटेगरी बी में आप की क्वेश्चंस अगर आपने मार्क कर रखे हैं वो सारे के सारे आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो और बाकी आप ऊपर ऊपर से रीड कर लो। एंड कैटेगरी सी में आप सारे क्वेश्चन करने के बजाय सिर्फ की क्वेश्चंस जो आपने मार्क कर रखे हैं इंपॉर्टेंट, सिर्फ उनको कवर अप करो, बाकी की जरूरत नहीं है। थर्ड, क्या सर हमें कई ऑथर की बुक यूज करनी चाहिए? देखिए, इसके लिए मैं हमेशा कहूंगा आप सिर्फ एक ही ऑथर के ऊपर रिलाय करो। आप आईसीए की बुक्स को यूज करो, आईसीए के जो मॉड्यूल्स हैं उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप उनके ऊपर रिलाय कर रहे हो, तो साथ में आप आरटीपीस को यूज करो और पीवाईक्यू भी कर सकते हो। और अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑथर की बुक यूज कर रहे हो तो आज के टाइम पे सारे ऑथर्स ऑलरेडी आरटीपी एमटीपीस के क्वेश्चन इनकॉर्पोरेटेड रखते हैं, तो फिर आपको अलग अलग ऑथर्स की बुक्स का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है, आप एक ही बुक जो यूज कर रहे हो वो काफी है। फोर्थ पॉइंट, सर टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट। देखिए, इंडिविजुअल टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, आप कंबाइंड टेस्ट ले सकते हो जहां सिलेबस का 40-50% हिस्सा कवर हो रहा हो एक टेस्ट में, ताकि आप एक फास्ट बेसिस पे रिवीजन कर सको एंड आप अपने आप को एनालाइज भी कर सको। कैटेगरी ए के जो टॉपिक है, अगर आपको उन कैटेगरी ए के टॉपिक्स के 2 कंबाइंड टेस्ट मिलते हैं कि लाइक 3-3, 4-4 टॉपिक के, तो वो आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी सिंगल टेस्ट आपको नहीं देना है। एंड लास्टली, सर क्या हमें 100% सिलेबस कवर करना है? शायद मैंने एम्पली ये चीज ऊपर डिस्कस कर दी है। कैटेगरी ए और बी बिल्कुल नहीं छोड़नी। ए आपको कंप्लीटली करके जानी है 100% प्रैक्टिस के साथ। बी में कुछ आप टॉपिक या आप क्वेश्चन स्किप करके कर सकते हो। सी अगेन आप अपनी ओवरऑल प्रिपरेशन की सिचुएशन को देखते हुए डिसाइड कर सकते हो कि हमें किस तरफ रहना है। अगर आप कहोगे कि सर सी में से भी फर्दर अगर आप कुछ कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट बता दो, तो मैं कहूंगा सी में से भी अगर आप कुछ फिल्टर आउट करना चाहते हो तो आप AS1 कवर कर लीजिएगा। बहुत छोटे AS बता रहा हूं जो आप आराम से 2 दिन में कवर अप कर सकते हो। AS4 एंड 5 कवर कर लीजिएगा, AS12 कवर कर लेना, AS18 कवर कर लेना और AS25 कवर कर लेना। ये रिलेटिवली बहुत आसान से टॉपिक है, अगर आप अच्छे से करोगे तो 1.5 दिन में आप ये आराम से कवर कर सकते हो 100%।
क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है, सारे एएस ऐसे हैं जो क्लासेस में भी 1 से 2 क्लासेस में पूरे हो जाते हैं, तो आप इन्हें आराम से 1 से 1.5 दिन में कवर कर सकते हो सारी रिवीजन। बाकी टॉपिक आप स्किप कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास टाइम है, आपने सारे सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि स्किप करने का मत सोचिए। अब इसी रिवीजन प्लान के साथ अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, अपने कमियों को एनालाइज कीजिए और अच्छे से पेपर पास कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।